दोस्तों नमस्कार। राजनीति या राजनीतिक सत्ता को चुनौती इस देश में अक्सर छात्र ही देते आए। विपक्ष की ये ताकत रही नहीं कि वो राजनीति के बूते किसी सत्ता को चुनौती दे सके। छात्रों के कांधे पर सवार होकर राजनेताओं ने गद्दी तो पाई, लेकिन छात्रों की जो भी समस्या और संकट रहे उसका समाधान कर पाने की स्थिति में कोई राजनीतिक सत्ता कभी आ नहीं पाई। और मौजूदा वक्त में बिहार में जो हो रहा है, वहां के छात्र अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जानते समझते हुए कि इस देश में सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो वो बिहार है। यानी बिहार में युवाओं की ताकत नहीं बल्कि संख्या भी सबसे ज्यादा है। और बिहार का एक अपना इतिहास रहा, कोई आज का नहीं। इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी छात्र आंदोलन ने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुनौती दी थी तो वह पटना यूनिवर्सिटी के छात्र ही थे। 1956 का जिक्र हम कर रहे हैं। एक छात्र की मौत हो गई थी और छात्र आंदोलनरत थे। उस वक्त नेहरू को भी पटना जाना पड़ा और गांधी मैदान में जब वो रैली करने पहुंचे तो उस गांधी मैदान में दूसरे छोर से बीएन कॉलेज के पास से छात्रों का एक हुजूम अशोक राजपथ से निकलकर धीरे धीरे नेहरू की तरफ यह कहकर बढ़ता चला गया, नेहरू गो बैक। उस दौर में दिल्ली की सत्ता को झुकना पड़ा, जांच के आदेश देने पड़े। राज्यपाल जो मान नहीं रहे थे उन्हें मानना पड़ा। स्थितियां विकट उस दौर में हुई और इस दौर में आंदोलन करने वाले जो छात्र थे उसके बाद इस देश की यूपीएससी की परीक्षा में वो टॉप किए थे। ये दौर 1956 का। 1974 को याद कीजिए। उस दौर में गुजरात में हुए आंदोलन के बाद बिहार की तमाम यूनिवर्सिटीज और छात्रों के बीच संघर्ष धीरे धीरे पनपने लगे और 1974 में खास तौर से 18 मार्च 1974 जब यह निर्णय लिया गया कि विधानसभा का घेराव होगा, जेपी की सहमति नहीं और किसी भी नेता को इस बात का भरोसा नहीं था कि छात्र आंदोलनरत होंगे तो सत्ता बिहार में डगमगा जाएगी। मुश्किल जरूर था, लेकिन 18 मार्च को जो हुआ उसी के बाद जयप्रकाश नारायण ने यह तय किया कि हाँ, हम छात्रों के साथ खड़े होंगे और आंदोलन की शुरुआत हुई। और 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा पटना में ही दिया गया, लेकिन छात्रों के आंदोलन की शुरुआत में गोली चल गई। 18 मार्च के दिन 3 छात्र मारे गए और उसी के बाद जेपी ने तय किया कि अब आंदोलन। दिल्ली की सत्ता को उन्होंने पटना से ही चुनौती दे दी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और मंडल को लेकर राजनीतिक तौर पर जो राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में पनपी, उसने बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का जन्म दे दिया और उन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। यानी छात्र आंदोलन का अपना इतिहास बिहार के साथ उस राजनीतिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए चला है जिसे आज देखने की स्थिति में छात्र आंदोलन से निकले खुद नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वह आंखों पर पट्टी बांधे। यह एक ऐसी परिस्थिति है बिहार के भीतर की जहां पर सबसे ज्यादा युवा बिहार में, सबसे कम रोजगार बिहार में, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, खेती पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर बिहार में और बिहार के छात्रों के सामने एक दो नहीं, अगर आप बिहार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद को देखें तो यह संख्या तकरीबन 22 लाख है। और वहां जिन बातों का जिक्र जिस तर्ज पर होता है वो छात्रों के भीतर एक गुस्सा भर देता है। और ऐसे में बात अगर नौकरी ना मिलने से होते होते बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पेपर लीक और पेपर को अपने अनुकूल बनाने की परिस्थितियों में छात्र अगर असहज हो चुके हैं तो फिर सवाल ये नहीं है कि छात्रों पर आप पानी बरसा रहे हैं या डंडे बरसा रहे हैं। दरअसल यह वो राजनीतिक मिजाज को जन्म देता है जिसके आश्रय आंदोलन अपने हक की लड़ाई में उस राजनीति को कटघरे में खड़ा करता है
और राजनीति के कटघरे में खड़ा करके चुनाव दर चुनाव इस बात का एहसास कराने से चूकता नहीं है कि दरअसल आपका पेपर लीक हो गया, रिजल्ट आपका सामने है। तो 2025 का विधानसभा बिहार में चुनाव होना है और उस दौर को लेकर अभी से राजनीतिक गोलबंदी, छात्रों का संघर्ष और इन परिस्थितियों में जो पटना की सड़कों का नजारा है, वो नजारा शायद इस बात की दिशा में ले जाता है कि इस दौर में सत्ताएं इस देश के युवाओं को रोजगार देने से चूक चुकी। उनके पास कोई विजन, कोई दृष्टि बची नहीं और इस दौर में परीक्षा और परीक्षा का पेपर और पेपर के बाद रिजल्ट सब एक बिजनेस मॉडल में तब्दील किया जा चुका है। छात्रों के साथ पेपर लीक में धोखाधड़ी, रिजल्ट को लेकर बिजनेस मॉडल का चलना और उसमें पैसे वालों को रोजगार मिल जाना या जो भी मैनेज कर सके उसे रोजगार मिल जाना, आक्रोश तो छात्रों में हो और ये है। उसकी तस्वीर पटना की सड़कों पर क्या उभरी, पहले उस पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। रोमांचू सब फंसे हुए हैं। रोजगार को लेकर छात्रों के सामने घना अंधेरा हो सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक सत्ता और सत्ता के अधीन गवर्नेंस भी अंधेरे में है? जो इस तर्ज पर छात्रों के साथ पेश आ रहे हैं, क्या इस बात से छात्रों को लुभाया जा सकता है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री के नाम पर अलग अलग योजनाओं के जरिए किया गया, या केंद्र की योजनाएं भी छात्रों को क्या लुभा सकती है? हमें लगता है कि एक हकीकत बिहार की पहले समझ में चाहिए। बिहार में तकरीबन 80 लाख ग्रेजुएट हैं। इस दौर में जो युवा कॉलेजों में नाम लिखाए हुए हैं, उनकी तादाद भी तकरीबन 26 लाख, यानी जो 26 लाख छात्र कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई करके निकल चुके हैं, उनकी तादाद बिहार के 13 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या में तकरीबन 1 करोड़ की। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर 1 करोड़ लोग एक धागे में पिरो दिए जाएं, तो कितनी बड़ी माला बनेगी और उस घेरे में कौन कौन आ जाए। प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को चलाते हैं, मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं को चलाते हैं और नीतीश कुमार बीते 19 बरस से सत्ता में, 1-2 बार नहीं 8-9 बार वह शपथ ले चुके और हर शपथ के बाद वो जो ऐलान करते हैं ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि मैं सत्ता में हूँ तो सब कुछ हो जाए। सन 2000 यानी 21वीं सदी की शुरुआत बिहार के भीतर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद सौंप कर दिया। ये अलग मसला है, वो सिर्फ 7 दिन मुख्यमंत्री रह पाए क्योंकि उनके पास बहुमत पूरा हो नहीं पाया। लेकिन 2005 से लगातार 2005 से 2010, 2010 से 2014, फिर 2015 से 2017, फिर 2017 से 2020, फिर 2020 से 2022, फिर 2022 से 2024 और अब 2025 में चुनाव होने वाले। इतनी लंबी पारी के बाद अगर बिहार के छात्रों के पास रोजगार नहीं और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 12वीं छात्र के लिए 20 से 25 साल के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान होता, बेरोजगारी का अलाउंस जो 21 से 55 साल के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपये का ऐलान किया जाता। माइनॉरिटीज चूंकि एक वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है इन नेताओं के सामने, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसमें युवा अल्पसंख्यकों को भी लुभाने का काम होता है। तो आप जरा सोचिए कि 19 बरस कोई मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वह बेरोजगारी भत्ता देने को अपना सबसे बड़ा काम मान ले, तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार की विकास दर या विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगी और उसमें जुड़ने वाली आय बढ़ी, वो कम होती चली गई। और आपको जानकर
हैरत होगी कि बिहार में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई मल्टी डायमेंशनल पुअर, उसमें बिहार टॉप पर था। लेकिन उस टॉप पर होने के लिए जो मल्टी डायमेंशनल पुअर का खेल खेला गया, उसमें बिहार के बहुत सारे गरीबों को गरीब माना ही नहीं गया। यानी नीति आयोग की रिपोर्ट से पहले बिहार में हर दूसरा व्यक्ति बीपीएल था, गरीबी की रेखा से नीचे था। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद हर दूसरे से हर तीसरा व्यक्ति हो गया, यानी बहुत सारे लोगों को ऐलान कर दिया गया अब ये गरीब नहीं है। ऐसा भी नहीं है जो गरीब है उनके बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ते। बिहार के भीतर जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में जो नाम लिखाए जाते हैं वो देश के अलग अलग राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा एवरेज है। हर कॉलेज में 2000 से ज़्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। हमारी टीम ने इस पर काम किया और जानकारी दी कि दरअसल इस देश के भीतर हर कॉलेज में भी एवरेज अगर आप निकालिएगा तो वह 1000 पार नहीं करेगा, यानी प्रति कॉलेज 1000 छात्रों का पढ़ना। लेकिन बिहार वो जगह है जहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर 1092 कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उन छात्रों की मनस्थिति क्या है? 18 बरस हो चुके हैं, वोट डालने की स्थिति में, सत्ता वोट के जरिए पलटने की स्थिति में, यह अलग मसला है। इस दौर में वोट भी काम नहीं करता। लेकिन इन सब के बीच उस बिहार ने जब आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता को डिगाला, पहले प्रधानमंत्री को पटना आने को मजबूर कर दिया, छात्र आंदोलन के जरिए मंडल की राजनीति के जरिए नीतीश कुमार की राजनीति हो या एक वक्त लालू यादव की राजनीति, ये दोनों फली फूली दोनों सत्ता तक पहुंचे, लेकिन बिहार को मिला क्या? और बिहार के हाथ अगर कंगाली के दौर में चल रहे हैं और छात्र जिस अवस्था में अलग अलग जिलों से, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो पूर्णिया, चाहे वो सहरसा, अलग अलग इलाकों से जो पटना पहुंचकर आंदोलनरत है, वो अपने घरों में, अपने गांव में, अपने खेतों में वाकई स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते हैं, लालटेन जलाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक सवाल है, पढ़ाई होगी तो फिर काम मिलेगा, काम मिलेगा तो फिर जिंदगी चलेगी। लेकिन सब पर ब्रेक अगर सिस्टम लगा चुका है और राजनीतिक सत्ता कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो दूसरी हकीकत हमारी टीम ने कहा इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। इस दौर में बिहार में सबसे ज़्यादा युवा 58% पॉपुलेशन जो है वो 25 साल तक की है, यानी बेरोजगारों की तादाद बिहार में सबसे ज़्यादा युवा बिहार के भीतर, लगभग 4 करोड़ 70 लाख बच्चों की गिनती है, जो कि बच्चे गिनती मतलब बहुत साफ तौर पर होता है जो 18 बरस तक है, उसके बाद 18 से 25 बरस और 25 से 30 बरस। सही मायने में बेरोजगारों की तादाद जितनी बड़ी बिहार के भीतर है, उतनी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। और उन सब को अगर अपनी जिंदगी जीने का रास्ता अब निकालना है, तो क्या वो ये समझ चुके हैं कि अब लड़ाई राजनीतिक तौर पर ना हो, लेकिन राजनीतिक चुनौती देने वाली जरूर हो। इसीलिए 2025 का इम्तिहान नीतीश कुमार के लिए, और यहीं से एक सवाल राजनीतिक तौर पर निकल भी रहा। नीतीश कुमार बीते 19-20 बरस से अगर बिहार का चेहरा है, तो अब क्या नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ने की स्थिति में बीजेपी भी है, और दूसरी तरफ आरजेडी यानी लालू यादव यानी तेजस्वी यादव यह भी है क्या? राजनीति के इस चौखट पर छात्र कहाँ पर खड़ा है? बिहार में तो जाति जनगणना भी हो गई, जातियों के हिसाब से सबको जानकारी मिल गई, कौन कितना शिक्षित है, किसको कितना रोजगार है, ये जानकारी भी मिल चुकी है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं है जो छुपी हुई है। छुपा हुआ है तो वो सिस्टम जिसको राजनीतिक सत्ता अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए तिकड़मों के आसरे छात्रों के बीच जिन भी स्थितियों को लेकर जाती है, वो छात्रों को एकजुट नहीं कर पाती है। लेकिन पहली बार छात्र ये समझने लगे कि दरअसल इस राजनीतिक दायरे में नहीं आना, जातिगत दायरे में नहीं आना, जातियों के हिसाब से बंटते हुए वोट बैंक के दायरे में नहीं आना, अपने हक की लड़ाई, और जो किसी भी राज्य और देश के भीतर जरूरत होती है कि आने वाले वक्त में वही पीढ़ी तो राज्य की कमान संभालेगी, तो उसके हाथ में क्या है? और शायद यही वजह है
कि जब पहली बार बिहार में राजनीति को लेकर खड़े हो रहे प्रशांत किशोर छात्रों के साथ पहुंचे और जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो उस दौर में प्रशांत किशोर नहीं थे। हमें लगता है पहले लाठीचार्ज की इन तस्वीरों को जरूर देखें। छात्रों के आंदोलन को कुचलने का आदेश किसने दिया? पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय कैसे हुआ? पहले छात्र विरोध कर रहे थे पटना के गांधी मैदान से ठीक पहले गर्दनी बाग, उसके बाद वो उस गांधी मैदान में पहुंचना चाहते थे जहां से बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1956 में भी हुई और 1974 में भी। मंडल कमीशन के दौर में भी गांधी मैदान की पहचान सिर्फ राजनीतिक रैलियों की नहीं, बिहार में छात्र आंदोलन से जुड़ी है। लेकिन एक तरफ इस क्षण के लिए जरा युवाओं के और बेरोजगारों के दर्द को समझिए। बिहार में तकरीबन 22 लाख छात्र जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड बेरोजगारी एक्सचेंज में कराया है, जिसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं, वहाँ पर आईटी से टेक्सटाइल तक, कंस्ट्रक्शन से ऑटोमोबाइल तक, फार्मा सेक्टर से लेकर यूनिवर्सिटी तक तमाम जगहों पर नौकरी के वादे होते हैं। लेकिन बीते 19 बरस में कितनों को नौकरी मिली? बीते 19 बरस में क्या कोई इंडस्ट्री बिहार में आ पाई? बीते 19 बरस में क्या बिहार के छात्र जो पढ़ाई के लिए देश के दूसरे हिस्सों में चलते चले गए, उसमें खास तौर से दिल्ली एक महत्वपूर्ण अड्डे के तौर पर, और जो मिल पाया, जिसे मिल पाया, जिसके पास जितनी ताकत थी, उस लिहाज से उसने पढ़ाई के क्षेत्र में ही, वो चाहे दिल्ली आकर पढ़ रहा हो, चाहे चेन्नई या बेंगलोर जा रहा है, चाहे वह विदेश के किसी हिस्से में जा रहा है, ध्यान उसका शिक्षा पर रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजनीतिक सत्ता के सामने उसका कोई महत्व नहीं और बेरोजगारी भत्ता देकर आंख बंद कर पाने की स्थिति में सत्ता और सरकारें हैं। तो क्या ये आंदोलन राजनीतिक शक्ल इसलिए ले लेगा क्योंकि 2025 यानी अगले बरस, पूरा बरस भी नहीं बचा है, सितंबर अक्टूबर के महीने में चुनाव होंगे। तो क्या इसीलिए वहां पर युवाओं के बीच लोकप्रिय प्रशांत किशोर भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए? और जब डंडे बरस रहे थे, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी, उस दौर में प्रशांत किशोर वहां नहीं थे। छात्रों के भीतर का गुस्सा, उनके अपने शिक्षक जहां पर वह ट्यूशन लेते हैं, जहां पर कोचिंग करते हैं, वह लोग भी छात्र आंदोलन के साथ थे, क्योंकि वह भी जानते थे कि अगर बिहार के भीतर एजुकेशन को इंडस्ट्री मान लिया गया और उस इंडस्ट्री के जरिए एक बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, तो फिर सत्ताधारी लोगों के लोग ही नौकरी पाएंगे और वो एक पूरा कॉकस चल पड़ेगा, यानी पढ़ाई लिखाई और अच्छे छात्रों की कोई जगह नहीं बचेगी। शायद इसीलिए सब कोई सम्मिलित थे और इस दायरे में राजनीतिक दल के तौर पर प्रशांत किशोर की भी मौजूद थी। उन्हें सफाई देनी पड़ी, उन्हें सामने आना पड़ा। पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर वहाँ से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं, पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है। असल में प्रशांत किशोर भी सफाई दे रहे हैं तो वजह राजनीतिक कह सकते हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन अगर राजनीति के भीतर घुस गए तो फिर बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां झटके में बदल जाएगी, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और दूसरा सवाल यह है कि छात्रों के पीछे जो परिवार बिहार में रह रहे हैं वो किसान परिवार हैं, क्योंकि 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। कोई दूसरा रोजगार बिहार में है नहीं। बिहार के तमाम लोगों की जड़ें, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो युवा तबका है, उनकी जड़ें अभी भी खेत खलियान से हैं। और बिहार की हकीकत क्या है?
देश के भीतर किसानों की जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा आय पंजाब और हरियाणा की है। बिहार के किसानों की आय सबसे कम है और जानकर आपको हैरत नहीं होगी कि बिहार के लगभग 32% किसान मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब चले जाते हैं, जहां उनकी कुछ कमाई हो जाए। यानी बिहार में वह छोटी जमीन के मालिक हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में वो मजदूर हैं। और बिहार के भीतर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती है उसमें 83 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनको पैसे मिलते हैं 2000 यानी साल के 6000। और औसतन कमाई किसानों की बिहार में 6,000 है। यानी कल्पना के परे है कि अगर आप उसको एक दिन में तब्दील करने लगेंगे तो चंद रुपए हथेली में आएंगे। यहां तक कि मनरेगा का मजदूर बिहार में तकरीबन 92 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको काम मिलता है बिहार में मनरेगा के तहत, लेकिन उनको एवरेज काम 41 दिन का मिलता है और उसमें 238 रुपए प्रतिदिन के होते हैं। यानी कुल मिलाकर 9,778 रुपये 58 रुपये। तो 9,758 रुपये को अगर आप 365 दिनों में बांटिएगा तो प्रतिदिन आएगा 26 रुपये 73 पैसे। अगर किसानों की आय को आप बांटिएगा तो वह आपको 20-21 रुपये आएगा प्रतिदिन का। अब आप कल्पना कीजिए कि किस स्थिति में, और उसमें किसान सम्मान निधि, हो सकता है शहरी मिजाज के लोगों को ये लगता हो कि प्रधानमंत्री के तहत जो साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं वो कितने कम है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की अपनी माली हालत इतनी खस्ता है कि 6,000 क्या 1,000 रुपये भी एक बड़े ऑक्सीजन के तौर पर काम करता है। उस परिवेश में क्या छात्र बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देख पाएगा, राजनीतिक सिस्टम को समझ पाएगा? ये सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है। मसला ये नहीं है कि दरअसल मुख्य सचिव बातचीत के लिए तैयार हो जाएं और मुख्य सचिव कहें ठीक है बीपीएससी की परीक्षा है, हम एक ही बार पेपर लेंगे, पुराना पेपर कैंसिल कर रहे हैं। मुश्किल उसके बाद की स्थिति है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम जब बिजनेस मॉडल के तहत राजनीतिक तौर पर चल रहा हो तो उसमें सेंध कौन लगाए? मुख्य सचिव तो एक प्यादा बने। निर्णय तो राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार को लेना होगा राजनीतिक तौर पर, और राजनीतिक तौर पर निर्णय ले पाने की स्थिति में वह भी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका भी हो सकता है कि अपना बिजनेस मॉडल इस दौर में काम कर रहा हो। जो पेपर लीक से लेकर पेपर बनाने तक और रिजल्ट देने से लेकर इंटरव्यू बोर्ड में किसे रखना, इसको लेकर एक पूरा नेक्सस काम कर रहा हो अगर, तो फिर उस राज्य के भीतर युवाओं के भीतर के गुस्से को समझेगा कौन? सवाल ये नहीं कि आपने वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें डाल दी, पुलिस उसके बाद लाठियां भांजने लगी और नेता कहने लगे अच्छा डीएसपी ने मारा है, एसपी ने मारा है, कलेक्टर कौन है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कहने से काम नहीं चलेगा। यह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ बिहार है जिसकी अपनी माली हालत राजनीतिक तौर पर उस दरिद्रगी के साथ टिकी हुई है जहां वो खुद अपने बूते भी खड़ा नहीं हो सकता है। ये हकीकत नीतीश कुमार की भी है। वो चेहरा जरूर है लेकिन वह इतनी बहुमत के साथ आ नहीं सकती। दूसरी तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता चाहिए तो उस चेहरे के आसरे सत्ता की ताकत वो अपने साथ रखकर मलाई, लेकिन इन सब के बीच रोजगार कहाँ है? रोजगार किन्हें मिला? अपनों को मिला। अब तो और चीजें सामने आ चुकी हैं जिसका जिक्र हमने किया। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। राजनीतिक तौर पर बिहार तो जाति की राजनीति के तहत भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और उससे हटकर वो कुछ देख नहीं पा रहा है। लेकिन छात्रों के इस हुजूम में आपने नहीं सुना कि कौन जनरल कैटेगरी का है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है, कौन एससी है। कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि सभी का दर्द एक ही है। पहली बार वह सिस्टम कोलैप्स है जिस सिस्टम के तहत किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए एक विजन चाहिए होता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और वो सारी चीजें इस दौर में गायब हो जाएंगी। आप कह सकते हैं 2025 का नीतीश कुमार का इम्तिहान नीतीश कुमार पर भारी पड़ने लगा। लेकिन अगला सवाल तो यही है, उसी नीतीश कुमार के पीछे लालू यादव की टीम भी रही, उसी नीतीश कुमार के पीछे
नरेंद्र मोदी की टीम भी रही, यानी कभी बीजेपी का समर्थन, कभी आरजेडी का समर्थन। और इससे हटकर कोई चौथा रास्ता जो प्रशांत किशोर निकालना चाह रहे हैं, वह भी इस कटघरे में छात्र आंदोलन के बीच इस तर्ज पर फंस गए कि वह भी उस विजन को दे पाने की स्थिति में नहीं आ पाए जहां पर यह बताया जाए कि छात्रों के आंदोलन के जरिए अगर राजनीतिक तौर तरीके बदलने हैं, पूरे परसेप्शन बदलने हैं, तो फिर आंदोलन उसी दिशा में जाए। यह संभव नहीं है कि आंदोलन के जरिए हथेलियों पर चंद सिक्के रखकर सत्ता मुस्कुराते हुए निकल जाए। शायद बिहार उस स्थिति को पा गया और यह फैसला मानकर चलिए 2025 में होना। सवाल यह नहीं कि चुनाव होना है, कौन जीतेगा हारेगा इसको देखना है। दरअसल बिहार के भीतर राजनीति की भी नई कोपलें फूट रही हैं। जातीय संघर्ष के आश्रय जाति जनगणना ने एक नया मैसेज भी दिया है कि वो कौन तबका है जो हाशिए पर है, वो कौन तबका है जो हाशिए का जिक्र करता है लेकिन मुख्यधारा के साथ खड़ा है। मुख्यधारा के भीतर कौन सी राजनीति है जिसमें जाति मायने नहीं रखती है। विधानसभा के भीतर वो कौन कौन से एमएलएज हैं जो किस किस जाति से आते हैं, उसमें जिस जाति की प्रधानता है उसमें तो सबसे ज्यादा पिछड़ा तबका ही है जो अपनी जनसंख्या से ज्यादा बड़ी मौजूदगी के साथ। सवाल कई है, रास्ता तो बिहार के छात्रों को ही निकालना है। राजनीति की चौखट पर माथा टेक कर आप कुछ पा नहीं सकते हैं, ये संदेश बिहार में बार बार है। ये अलग मसला है कि हर संदेश के बाद वहां के छात्रों के साथ धोखा। तो कहा तो यही जा सकता है, इस बार छात्र सचेत हो, समझ लें दिशा कौन सी पकड़नी है और उस दिशा को लेकर हर उस राजनीतिक समीकरण को तोड़ना होगा जिस राजनीतिक समीकरण के आश्रय राजनीति जमकर होती है और चुनावी फैसलों के बाद ये मान लिया जाता है कि जो जीता वही ठीक। बिल्कुल यह परिस्थिति बिहार को जगा पाएगी या नहीं, इंतजार सबको करना है, क्योंकि बिहार की आंधी दिल्ली की सत्ता को डिगा सकती है। यह ताकत कई मौकों पर दिखाई दे चुकी है। बहुत बहुत